हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के विषय में, जिसे हम लोग राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं, राधा कृष्णन कमीशन भी कह सकते हैं और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। तो भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना करते हैं और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 4 नवंबर 1948 में की गई थी। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इस रिपोर्ट को अगस्त 1949 में सरकार के सामने पेश किया गया था। इस कमीशन को बनाने में 10 सदस्यों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उनके नाम हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर ताराचंद्र, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मोदालियर, डॉक्टर मेघनाथ साहा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर जेम्स एफ, डॉक्टर आर्थर ई मॉर्गन, डॉक्टर करम नारायण बहल, डॉक्टर जॉन जे हिरगिट, डॉक्टर निर्मल कुमार। तो इस आयोग का जो गठन था वो भारत सरकार की ओर से किया गया था। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाता है। इसमें हायर एजुकेशन को शामिल किया गया था, जैसे एमएससी, एमकॉम, एमएड, पीएचडी, बीएड इत्यादि। तो 1992 में प्रोफेसर डॉक्टर यशपाल के नाम पर एक कमेटी बनाई गई थी और इस कमीशन के आने से इसमें सभी धर्मों की पढ़ाई की योजना लाई गई थी। इस योजना में 15 अगस्त को मिड डे मील प्रोग्राम को भी लाया गया था और इस योजना के आने से फ़ायदा यह हुआ कि किसी भी स्टूडेंट को खाना खाने के लिए घर नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो थे वो खाना खाने घर चले जाते थे और उसके बाद बहुत ही कम छात्र खाना खाकर वापस स्कूल आया करते थे। इसलिए मिड डे मील प्रोग्राम को लाया गया था, जिससे बच्चे खाना खाने घर नहीं जाया करते थे बल्कि छात्र स्कूल में ही उपस्थित रहें। इसलिए मिड डे मील प्रोग्राम केंद्रीय सरकार के द्वारा चलाया गया था और इस योजना का लाभ 12 करोड़ छात्र ले रहे थे। और इसके पीछे यहाँ पे दूसरा मैटर एक ये भी था कि यहाँ पे बोला जाता था, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स के द्वारा यहाँ पे ये भी बोला जाता था कि अगर बच्चे कमाने नहीं जाएंगे, बच्चे अगर कमा के कुछ लाएंगे नहीं तो फिर वो भूखे तो रह नहीं सकते हैं, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए पेट तो भरना पड़ेगा। और अगर वो अपने बच्चे को स्कूल भेज देते हैं तो फिर वो कुछ कमा के नहीं लाएंगे और कमा के नहीं लाएंगे तो पूरा परिवार उनका जो है भूखा सोएगा, भूखा रहेगा। इसलिए उनके जो पेरेंट्स थे वो उनको काम पे भेजना ज़्यादा मुनासिब समझते थे स्कूल भेजने से ज़्यादा। इसलिए केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे मिड डे मील की योजना लाई गई थी, जिससे बच्चों को भूखे नहीं पड़ना पड़े। तो यहाँ पे ये मुद्दा था मिड डे मील को लाने का। और इस आयोग में 18 चैप्टर का बुक बनाया गया था और इस बुक में 747 पेज का रिपोर्ट तैयार किया गया था और इस रिपोर्ट का नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग था। तो आयोग की नियुक्ति के कुछ उद्देश्य भी थे। तो आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य थे कि भारतीय विश्वविद्यालयों को शिक्षा के विषय में रिपोर्ट देना और उसमें सुधारों एवं विस्तारों को संबंध में सुझाव प्रस्तुत करना, जो देश की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के लिए ज़रूरी हो। तो आयोग के जांच के कुछ विषय भी थे। तो आयोग से कुछ विषयों की जांच करने के लिए भी कहा गया था, जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार से हैं कि भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा एवं अनुसंधान कार्य के उद्देश्य, भारतीय विश्वविद्यालयों के संगठन, नियंत्रण, कार्यक्षेत्र एवं विधान के संबंध में आवश्यक परिवर्तन, विश्वविद्यालय एवं उनसे संबंधित कॉलेजों में शिक्षा परीक्षा के स्तरों में विकास और विश्वविद्यालय शिक्षा की अवधि, माध्यम एवं पाठ्यक्रम, विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा और प्रादेशिक या अन्य आधार पर अधिक विश्वविद्यालय की स्थापना करना, टीचर की योग्यता, सेवा दशाएं, वेतन, कार्य एवं अधिकार, छात्रों के अनुशासन, छात्रावास, ट्यूटोरियल वर्क आदि का संयोजन। तो उपयुक्त कथन से यह हम लोग कह सकते हैं कि आयोग से विश्वविद्यालय शिक्षा के सभी अंगों का अध्ययन करके और उसमें सुधार करने के लिए सुझाव दिया गया था। आयोग ने इन कार्यों को 1 वर्ष से कम समय में ही समाप्त करके अगस्त 1949 को अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को दे दिया। तो अब हम लोग समझते हैं कि आयोग के सुझाव और सिफारिशें क्या क्या थी। तो आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के सभी अंगों के संबंध में अपने विचार दिए थे और उनमें सुधार करने के लिए ठोस सुझाव भी दिए थे।
तो विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में निम्न उद्देश्य बताए थे। तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि स्वस्थ शरीर जो होता है, इसमें यह बतलाया गया था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। विश्वविद्यालय में छात्रों का केवल मानसिक विकास ही नहीं बल्कि शारीरिक विकास भी करना चाहिए। शिक्षा को व्यक्ति के जन्मजात गुणों की खोज करके उनका विकास करना चाहिए। विश्वविद्यालयों को छात्रों के प्रति दोनों कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। विश्वविद्यालय देश की सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और पोषक हैं, अतः उन्हें सभ्यता एवं संस्कृति का निर्माण करना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुए हैं। इस परिवर्तन से विश्वविद्यालयों के कार्यों और उत्तरदायित्व में वृद्धि की गई है। विश्वविद्यालय समाज सुधार के कार्यों में अपना योग देता है, अतः उन्हें दूरदर्शी, बुद्धिमान और बौद्धिक साहस वाले व्यक्तियों को जन्म देना चाहिए। शिक्षक वर्ग के लिए आयोग ने क्या क्या सिफारिशें यहाँ पे की है उसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। तो आयोग ने विश्वविद्यालय में शिक्षकों की दशा में सुधार करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। वो इस प्रकार से हैं जो कि शिक्षकों को प्रोविडेंट फंड की अधिक सुविधा प्रदान की जानी चाहिए और इस फंड में शिक्षक एवं विश्वविद्यालय दोनों को 8-8% देना चाहिए। शिक्षकों के लिए किराए के निवास स्थानों की व्यवस्था विश्वविद्यालयों के समीप होनी चाहिए। शिक्षकों को एक सप्ताह में 18 घंटे से अधिक का शिक्षण कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। शिक्षकों को 60 वर्ष की अवस्था में अपने पदों से अवकाश दिया जाना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य वाले प्रोफेसरों को 64 वर्ष की अवस्था तक अपने पदों पर कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। शिक्षकों को अगर अध्ययन के लिए छुट्टी चाहिए तो उनको आधे वेतन पर छुट्टी दिया जाना चाहिए था, इसमें यह भी था। तो अध्यापन के स्तर क्या होने चाहिए तो विश्वविद्यालय का अध्यापन स्तर निम्न था। विश्वविद्यालय को अपने शिक्षण स्तर को उच्चतम बनाना चाहिए था। विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए छात्र को इंटरमीडिएट परीक्षा में पास होना चाहिए था। प्रत्येक विश्वविद्यालय में अधिक से अधिक संख्या में इंटरमीडिएट कॉलेज खोले जाएं जिनमें योग्य शिक्षक और पूरा शिक्षण सामग्री मौजूद हो। हाई स्कूल एवं इंटर के छात्रों को व्यावसायिक एवं प्राथमिक स्कूल में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इस प्रकार के स्कूल पर्याप्त संख्या में स्थापित किया जाना चाहिए। शिक्षण विश्वविद्यालयों में कला एवं विज्ञान कक्षाओं में 3000 और उससे संबंधित कॉलेजों में 1500 से अधिक छात्र नहीं रखना चाहिए। स्नातकोत्तर स्तर पर सेमिनार्स को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों के लिए शाम के समय कक्षाओं का प्रबंध किया जाना चाहिए था। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के ऊपर अधिक नियंत्रण रखा जाए। विश्वविद्यालयों में हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के अध्यापकों के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज की व्यवस्था की जानी चाहिए। राधाकृष्णन आयोग में कुछ बातें स्त्री शिक्षा के लिए भी से भी संबंधित थी, तो वो क्या कही गई हैं यहाँ पे राधाकृष्णन आयोग में, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो स्त्रियों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे वे सुगृहिणी बन सकें। पुरुषों के जिन कॉलेजों में स्त्रियों को शिक्षा दी जा रही है उनमें स्त्रियों की जीवन की सामान्य सुविधाओं और शिष्टाचारों की सारी व्यवस्था की जाए। स्त्रियों की शिक्षा सुविधाओं में विस्तार किया जाए। समान कार्य के लिए अध्यापिकाओं को उतना ही वेतन दिया जाए जितना पुरुष शिक्षकों को दिया जाता है। सहशिक्षा की संस्थाओं में स्त्रियों के प्रति शिष्ट व्यवहार किया जाए। होम इकोनॉमिक और होम मैनेजमेंट की शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्त्रियों को प्रेरणा दी जाए। शिक्षा संस्थाओं का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे स्त्रियां सामान्य समाज में अपना स्थान ग्रहण कर सकें। स्त्रियों एवं पुरुषों की शिक्षा अनेक बातों पर समान हो लेकिन वह एक सी नहीं होनी चाहिए। अध्यापन वर्ग कैसा होना चाहिए तो अध्यापकों को एक सप्ताह में अधिक से अधिक 18 घंटे का अध्ययन कार्य दिया जाना चाहिए। अध्यापकों को 4 भागों में यहाँ पे बांटा गया है: प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर और इंस्ट्रक्टर।
और इसके अलावा अनुसंधान अभी सदस्य भी हैं और इन सभी का वेतन यहाँ पे निम्न प्रकार से यहाँ पे होना चाहिए, ये यहाँ पे डिसाइड किया गया है। तो प्रोफेसर 900 से 1250, रीडर के लिए यहाँ पे फिक्स किया गया था 600 to 900, लेक्चरर के लिए 300 से 600, इंस्ट्रक्टर के लिए 250 से 500, अनुसंधान अभिसदस्य के लिए 250 से 500। तो अध्यापकों को निम्न पद से उच्च पद पर उन्नति केवल योग्यता के आधार पर दी जाए। जूनियर और सीनियर पदों का अनुपात 2:1 होना चाहिए। शिक्षण का स्तर क्या होना चाहिए? तो आयोग ने, राधाकृष्णन आयोग ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षण स्तर को बढ़ाने के लिए निम्न सिफारिशें की है। तो परीक्षाओं के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड श्रेणी के लिए न्यूनतम प्राप्तांक अंक 70.55 और 40% होना चाहिए। अलग अलग व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों के लिए इवनिंग क्लासेस प्रारंभ की जानी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं के छात्रों को व्याख्यानों में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं के छात्रों को सेमिनार्स की योजना की क्रिया की जानी चाहिए। अध्ययन के लिए किसी भी कोर्स में पाठ्य पुस्तकें निर्धारित नहीं की जानी चाहिए और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में परीक्षा दिवसों को छोड़कर एक वर्ष में कम से कम 180 दिन शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। छात्रों की बढ़ती हुई भीड़ को रोकने के लिए शिक्षण विश्वविद्यालयों में 3000 और उनसे संबंधित कॉलेजों में 1500 से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए। तो पाठ्यक्रम क्या कहता है? पाठ्यक्रम के बारे में आयोग का क्या कहना था? तो आयोग के पाठ्यक्रम संबंधी विचार निम्न प्रकार से थे, तो उसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। तो स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के लिए अध्ययन की अवधि 3 वर्ष की होनी चाहिए थी। पोस्ट ग्रेजुएट की उपाधि स्नातक बनने के लिए 2 साल के बाद और ऑनर्स कोर्सेज के 1 साल के बाद दी जानी चाहिए। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य और विशेषकृत शिक्षा में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाना चाहिए जो 12 वर्ष की विद्यालय शिक्षा समाप्त कर चुके हों। स्पेशलाइजेशन के दोषों का निवारण करने के लिए विश्वविद्यालय और माध्यमिक स्कूलों में सामान्य शिक्षा के सिद्धांत और प्रयोगों का शिक्षण शुरू किया जाना चाहिए। स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य, तो इसमें आयोग ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्न सुझाव दिए थे। एमएससी और पीएचडी के छात्रों को शिक्षा मंत्रालय द्वारा बड़ी संख्या में छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए। स्नातकोत्तर कक्षाओं में छात्रों को प्रवेश अखिल भारतीय स्तर पर दिया जाना चाहिए। छात्रों और शिक्षकों के बीच व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए जाने चाहिए थे। पीएचडी के छात्रों का चयन अखिल भारतीय स्तर पर किया जाना चाहिए और उनके अनुसंधान कार्य की अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो डीलिट और डीएससी उपाधियां केवल उच्च कोटि के मौलिक एवं प्रकाशित कार्यों पर ही दी जानी चाहिए। स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्ययन में एक विशेष विषय की उच्च अध्ययन की और अनुसंधान की विधियों के प्रशिक्षण को स्थान दिया जाना चाहिए। तो शिक्षा का माध्यम, यहाँ पे आयोग ने सब राज्यों और जातियों के भाषाओं पर विचार करने के बाद शिक्षा के माध्यम के विषय में निम्न विचार दिए थे। तो उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए थी, लेकिन हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हिंदी भाषा के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग करना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को 3 भाषाओं की शिक्षा दी जानी चाहिए थी: मातृभाषा, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और मातृभाषा का विकास करने के लिए शीघ्र ही ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। छात्रों को नया ज्ञान मिलते रहे, इसके लिए हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की शिक्षा को बनाए रखना चाहिए। तो आयोग ने विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली में अधिक दोष पाए हैं, इसके लिए आयोग ने निम्न सुझाव दिए थे। तो परीक्षाओं के लिए क्या सुझाव यहाँ पे दिए गए थे? तो छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रगति परीक्षाओं का सेट तैयार किया जाना चाहिए। 3 वर्षीय डिग्री कोर्स की परीक्षा 3 वर्ष बाद ना ली जाकर
के प्रत्येक वर्ष के अंत में ली जानी चाहिए और प्रति वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। सभी विद्यालयों की सभी परीक्षाओं में ग्रेस मार्क्स देने की पद्धति समाप्त कर देनी चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में कम से कम 5 वर्ष के शिक्षण का अनुभव रखने वाले 3 सदस्यों का एक बोर्ड संगठित किया जाए और इस बोर्ड के निम्न जो है 3 कार्य यहाँ पे बनाए गए। तो विद्यालय, वो 3 कार्य ये हैं कि विश्वविद्यालय एवं उनसे संबंधित कॉलेजों में शिक्षकों को वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की नई योजना बनाने में सहायता देना, शिक्षकों को पाठ्यक्रम में संशोधन करने के लिए सामग्री की व्यवस्था करना और कॉलेजों की छात्रों की प्रगति का समय समय पर प्रगति परीक्षा द्वारा मूल्यांकन करना। तो परीक्षाओं के स्तर को बढ़ाने के लिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड श्रेणी के न्यूनतम प्राप्तांक अंक 70.55 और 40% होने चाहिए। तो धार्मिक शिक्षा, तो राधा कमीशन आयोग ने यह कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका अर्थ होता है कि धार्मिक कट्टरता और संकीर्णता का निषेध करना, ना कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का। तो आयोग ने धार्मिक शिक्षा के संबंध में निम्न सुझाव दिए थे। तो शिक्षा संस्थाओं को अपना दैनिक कार्य कुछ मिनट शांत रहने के बाद आरंभ करना चाहिए। डिग्री कोर्स के 3 वर्ष में धर्म दर्शन की पढ़ाई कराई जानी चाहिए। डिग्री कोर्स के 2 वर्ष में विश्व के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से सभी महत्व के कुछ चुने हुए भाग पढ़ाए जाने चाहिए। डिग्री के कोर्स के प्रथम वर्ष में विश्व के प्रसिद्ध धार्मिक नेताओं की जीवनी पढ़ाई जानी चाहिए, जैसे बुद्ध, ईसा, गांधी, शंकर, कबीर, नानक, माधव, शुकरात, रामानुज, मोहम्मद। तो बीकॉम परीक्षा में पास होने वाले छात्रों को किसी विशेष शाखा में विशेषज्ञ बनने का अवसर दिया जाना चाहिए। एमकॉम में केवल विशेष योग्यता रखने वाले छात्रों को पढ़ने की आज्ञा दी जानी चाहिए। इस परीक्षा में पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यावहारिक ज्ञान पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। तो शिक्षण, एमएड की डिग्री के लिए केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कुछ वर्षों का शिक्षण अनुभव प्राप्त कर चुके हों। शिक्षा सिद्धांत के पाठ्यक्रम को लचीला और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाना चाहिए। प्रशिक्षण कॉलेजों में अध्यापक वही होने चाहिए जो स्कूलों में पढ़ाने का अनुभव प्राप्त कर चुके हों। छात्राध्यापकों के वार्षिक कार्य का मूल्यांकन करने के समय उनकी शिक्षण योग्यता को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण कॉलेजों के पाठ्यक्रम में सुधार होना चाहिए और पुस्तकीय ज्ञान के बदले अध्यापन के अभ्यास पर बल दिया जाना चाहिए। तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के विषय में राधाकृष्णन आयोग का क्या मानना था? तो इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी की संस्थाओं को देश का राष्ट्रीय संपत्ति समझा जाना चाहिए और उनकी उपयोगिता में वृद्धि की जानी चाहिए। देश की अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग की अलग अलग शाखाओं में अलग अलग प्रकार की संस्थाओं का शिलान्यास किया जाना चाहिए। उच्च व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थाओं की जल्द से जल्द सृष्टि की जानी चाहिए और इंजीनियरिंग के स्कूलों एवं कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को कारखाने में कार्य करने और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। कानून, तो कानून के बारे में यहाँ पे राधाकृष्णन आयोग का क्या प्रस्ताव था वो भी समझ लेते हैं। तो कानून का अध्ययन करने की आज्ञा केवल उन्हीं छात्रों को दी जानी चाहिए जो 3 वर्ष के पहले कानूनी एवं सामान्य डिग्री कोर्स को पास कर चुके हों। तो कानून के विषयों में पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्ष की होनी चाहिए थी। तो कानून के अध्यापकों में पूर्वकालीन और अंशकालीन दोनों प्रकार के अध्यापक नियुक्त किए जाने चाहिए। प्रत्येक स्थान को कानून की कक्षाओं से संबंधी अनुसंधान की व्यवस्था होनी चाहिए। कानून के छात्रों को अपने अध्ययन काल में अन्य डिग्री कोर्स लेने की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में प्रदान की जानी चाहिए थी। तो चिकित्सा को लेके क्या था राधा कृष्णन आयोग का प्रस्ताव, उसके बारे में भी हम लोग अभी यहाँ पे समझ लेते हैं। तो किसी भी मेडिकल कॉलेज में 100 से अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए था। तो प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में योग्य अध्यापक और प्रचुर शिक्षण सामग्री होनी चाहिए थी। मेडिकल कॉलेज में अध्ययन करने वाले प्रत्येक छात्र के लिए 10 रोगी होने चाहिए। स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। देशी चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान कार्य के लिए सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।
तो छात्र क्रियाएं और कल्याण के लिए आयोग का क्या कहना था? तो आयोग का कहना था कि छात्र का निर्माण विश्वविद्यालय के लिए नहीं बल्कि विश्वविद्यालय का निर्माण छात्र के लिए होता है। इसके लिए आयोग ने छात्रों के क्रियाएं और कल्याण के लिए निम्न सुझाव दिए थे। तो प्रवेश के समय और उसके बाद 1 वर्ष में कम से कम एक बार सभी छात्र एवं छात्रा की निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्रों की चिकित्सा के लिए एक चिकित्सालय होना चाहिए। छात्रों को दोपहर के समय उचित मूल्य पर पौष्टिक आहार दिया जाना चाहिए। छात्रों को स्वस्थ रखने के लिए व्यायामशालाओं, खेल के मैदान आदि की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। सभी छात्रों एवं छात्राओं के लिए 2-2 वर्ष की शारीरिक शिक्षा अनिवार्य बनाई जानी चाहिए। कॉलेज में एनसीसी की स्थापना होनी चाहिए और सभी छात्रों को एनसीसी का सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सभी विश्वविद्यालय और उससे संबंधित कॉलेजों और सभी विश्वविद्यालयों और उससे संबंधित कॉलेजों के छात्रों में स्वास्थ्य में उन्नति करने के लिए एक स्वास्थ्य शिक्षा निर्देशक की नियुक्ति की जानी चाहिए। छात्रों की प्रशासन में रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रोक्टोरियल प्रणाली का प्रचलन किया जाना चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड का निर्माण किया जाना चाहिए। सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उत्तम प्रकार के छात्रावासों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे शाकाहारी और अशाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रबंध होना चाहिए। तो ग्रामीण विश्वविद्यालय के बारे में आयोग का क्या कहना था? तो आयोग का कहना था कि बड़े नगरों में स्थित होने के कारण भारत के विश्वविद्यालय को गांव से कोई मतलब नहीं था। भारत गांव का देश है, इसलिए ग्रामीण भारत की उन्नति और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामीण कॉलेज में विश्वविद्यालय की पद्धति को बिना किसी परेशानी के शुरू किया जाए। और आयोग ने इसके लिए निम्नलिखित सुझाव भी दिए थे। तो गाँव में छोटा रेसिडेंशियल स्नातक पूर्व कॉलेज की स्थापना की जानी चाहिए। इन कॉलेजों के केंद्र में एक ग्रामीण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाना चाहिए। एक कॉलेज में छात्रों की संख्या 300 और विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेजों के छात्रों की संख्या 2500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण कॉलेजों का उद्देश्य छात्रों को सामान्य शिक्षा देना और उनकी रुचियों का विकास करना था। स्नातक में जाने से पूर्व स्नातक कक्षा की सामान्य जानकारी और स्नातकोत्तर में जाने से पूर्व स्नातक में ही स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियां यहाँ पे दी जानी चाहिए थी। तो ये था राधा कृष्णन कमीशन से संबंधित एक कंप्लीट टॉपिक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।